हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्री विजार्ड बीएयू। जैसे कि अभी सारे एग्री ग्रेजुएट्स को पता ही है कि सब लोग अभी जेआरएफ के फाइनल स्टेज प्रिपरेशन में लगे हुए। फॉर्म भी आ चुका है, सबने ऑलमोस्ट फॉर्म भी भर दिया होगा और अराउंड एक मंथ टाइम बचा है। तो इसीलिए हमारे चैनल ने सोचा कि सारे ही सब्जेक्ट से रिलेटेड जिन्होंने उस एग्जाम को क्रैक किया और अभी कॉलेज में अपना पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनसे हम लोग जानते हैं कि उनका क्या स्ट्रैटेजी था, क्या करना चाहिए लास्ट मोमेंट में। ये सब जानने के लिए और हमारे सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने के लिए हम लोग स्पेशल वीडियो बना रहे हैं। और इसी वीडियो के सीक्वेंस में आज हम प्लांट साइंस के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लाए हैं, जिसमें हमारे साथ एक प्लांट साइंस एस्पिरेंट है जिन्होंने पिछले साल क्रैक किया एग्जाम को और वो अभी अपना पीजी परस्यू कर रहे हैं। तो हम लोग ज़्यादा देर ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम रौनक। हमारे सब्सक्राइबर्स आपको जानते ही है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दें ताकि वो आपको अच्छी तरह से जान सके। So thank you, Satyam. Hello, everyone. My name is Ronak Kumar. I am from Kankerachi. I am currently pursuing my MSc in plant breeding and genetics from Bihar Agricultural University, Sabor, Bhagalpur. And I have done my graduation from Birsa Agricultural University, Kankerachi. हेलो रोनक, हमारे व्यूअर्स हैं तो आप ये बताएं कि आपने इस लॉकडाउन में कैसे डायरेक्ट एडमिशन किया। तो बेसिकली अगर बात करें हम लोग की पहले ब्रीडिंग हम लोग जेनेटिक्स का बात करते हैं, तो जेनेटिक्स में आप बीडी सिंह की जो जेनेटिक्स की बुक आती है, फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स, तो उसको एक बार अच्छे तरीके से वो पढ़ लें आप। और रीडिंग करना जरूरी है और उसका साथ ही नोट्स बनाना भी बहुत जरूरी है। और होता यह है कि अगर अभी आप अच्छे से तैयारी करके रखेंगे जेनेटिक्स पोर्शन का, तो वो आपको पीजी डिग्री में भी काम आएगा और अब आपको उससे ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं होगी। देन फिर बात करते हैं ब्रीडिंग में। ब्रीडिंग का जो बेस्ट बुक है वो तो बीडी सिंह ही है। वो ग्रेजुएशन, एमएससी एंड पीएचडी सब में वही बुक चलती है। प्लस साथ ही कुंदन सिंह की जो बुक आती है वो भी बहुत अच्छी है, खास करके इस जेआरएफ एग्जाम के लिए, क्योंकि वो थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक है। और ब्रीडिंग की जो बुक है बीडी सिंह की, वो आपकी थोड़ी सब्जेक्टिव टाइप की बुक है। उसमें थ्योरी पोर्शन ज़्यादा है और उसमें टॉपिक्स जो आपको समझने हैं वो ज़्यादा है। तो पिछले साल के क्वेश्चंस के हिसाब से देखा जाए तो थ्योरी पोर्शन पिछले बार कुछ ज्यादा ही पूछा गया और थोड़ा डिटेल में जाके क्वेश्चंस पूछे गए। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार भी क्वेश्चन वैसे ही रहेंगे, क्योंकि जो एग्जाम पिछले बार एनटीए ने लिया था वो इस साल भी वही ले रही है। तो ब्रीडिंग पोर्शन में आपका जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं, शुरू के जो 1 से लेके 4 चैप्टर जो होते हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको बस है कि याद करने वाले चीज़ ज़्यादा हैं। देन हम आपका जो मेथड्स हो जाता है ब्रीडिंग का, मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, ब्रीडिंग, पेडिग्री मेथड, तो वो जो 5-6 टॉपिक हैं वो भी अच्छे से आप क्लियर कर लें। साथ ही उसमें और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो आपका होता है बायोटिक स्ट्रेस का। तो बायोटिक स्ट्रेस से क्वेश्चन हमेशा देखे गए हैं, और साथ ही ये है कि थोड़ा प्लांट पैथोलॉजी से ये मैच करता है। तो इसलिए इससे क्वेश्चंस आने के जो प्रोबेबिलिटी वो ज़्यादा होते हैं, जैसे वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस का जो केस आता है उस सारे से क्वेश्चन रहते हैं। और अबायोटिक कोर्स को केसेस जो होते हैं, अबायोटिक जो स्ट्रेस है, उसको अगर आपने अभी तैयारी नहीं किया या फिर आप पढ़े भी नहीं है तो उसे छोड़ दें, पूरी तरीके से छोड़ दें। वो हो सकता है कि उससे क्वेश्चन नहीं रहे और ना उससे बहुत ही कम ही क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। फिर नेक्स्ट हम लास्ट चैप्टर्स की तरफ बढ़े तो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक अच्छा खासा उससे भी क्वेश्चन देखा जाता है। और लास्ट में सबसे लास्ट टॉपिक जो हमारा होता है उसमें आईपीआर का है, और एक सीटेक का भी थोड़ा सा पोर्शन उसमें दिया हुआ है। तो वो एक आपको जनरल इंट्रोडक्शन आपका हो जाता है दोनों सब्जेक्ट के लिए, तो उससे भी क्वेश्चंस कभी कभी देखे गए हैं। देन हम प्लांट पैथोलॉजी में आए तो प्लांट पैथोलॉजी के लिए जो एस सी दुबे की बुक है वो आप अच्छे से पढ़ लें, और उसे 2-3 बार आप पढ़ लें जरूर। फिर साथ ही उसका नोट्स जरूर बनाएं। और ऑब्जेक्टिव का बात किया जाए तो जैसे भट्टाचार्य की एक बुक आती है ऑब्जेक्टिव की, वो बहुत ही अच्छी बुक है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए हैं। और उस बुक में जो लास्ट का पोर्शन है जो आपको वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस है, वो उसमें आपको बहुत ही अच्छे से वो देखने के लिए मिलेंगे कि जो वेक्टर है वो किसी भी डिजीज का वो कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है, फाइटोप्लाज्मल है या फिर आपका एफिड से रिलेटेड है। तो वो एक अच्छा से कैटेगराइज करके दिया हुआ है डिजीज, हर एक डिजीज का। देन फिर सीटेक पोर्शन में अगर आपने वो बुक नहीं पढ़ी आर एल अग्रवाल की तो कोई बात नहीं, आप कोशिश करें कि आप
अंग्राव के नोट्स या फिर तनाव का नोट्स का जो एक सिट्टे का आता है, वो एक बार आप जरूर देख लें। और साथ ही इसके जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है, एक बुक आती है एमसीक्यू की, जो रंगा नायकी एंड मल्टीपल ऑथर्स है उसके, वो एक बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है वो आपको एसआरएफ के लिए भी काम आती है, जेआरएफ के लिए भी काम आती है। तो उससे एक बार जरूर देख ले। और साथ ही उसमें कुछ थ्योरी पोर्शंस भी दिए हुए हैं जो कि याद करने वाला है, तो वो भी एक अच्छे से आप अगर तैयारी कर ले तो वो आपके सारे क्वेश्चन से बन जाएंगे। माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट का देखा जाए तो इसमें तारो एंड कपूर की जो बुक आती है उसमें आपको 1 से 6 चैप्टर पढ़ने रहते हैं और फिर लास्ट के 4 चैप्टर देखने रहते हैं। बेसिकली इसमें माइक्रोस्कोपिक का पार्ट थोड़ा दिया हुआ है, या फिर माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स जो यूज होते हैं माइक्रोबियल ये में, वो उससे आपको थोड़ा उसमें उस पोर्शन को कवर किया गया है। तो ये बेसिकली ये पूरा ये इसका ये रहा। और जेनेटिक्स का मैंने आपको ये बताया कि जेनेटिक्स आप एक बार बहुत अच्छे से उसको थोड़ा देख लें, ताकि वो आपको फ्यूचर में भी काम आए, क्योंकि ये प्लांट ब्रीडिंग का जितना भी बेस है वो जेनेटिक्स ही है। हम जेनेटिक्स का ही एप्लीकेशन कर रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग में, तो उसको जरूर अच्छे से देखें। तो रौनक ने यहाँ अपना प्रिपरेशन बताया कि उन्होंने क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एनालाइज किया, अपना एक्सपीरियंस पे क्या लगा और उन्होंने क्या पढ़ा था। तो ये सब तो अब जो प्रिपरेशन करने जा रहे हैं या शुरू करने जा रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, लेकिन अब जो फाइनली है, क्योंकि अब 1 मंथ के अराउंड टाइम बचा है, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि उनको लास्ट मोमेंट पे क्या क्या देखना चाहिए, कहाँ कहाँ क्या किस अप्रोच से उनको अब कंटिन्यू करना चाहिए। तो जैसे कि बेसिकली मैंने सब्जेक्ट वाइज बता दिया कि क्या क्या पोर्शन उसमें देखना है और किस बुक को रेफर करना है। अभी जिनके पास ज्यादा समय नहीं है, 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है एग्जाम के लिए, वो लोग क्या करें कि उनका नोट्स वगैरह बना हुआ होगा पहले से ही, कि किस टॉपिक को हमको पढ़ना है, किस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। वो नोट्स वो बना के रखते हैं, या फिर नहीं भी बना हुआ है तो आपको मैंने जो एक बताया कि एक सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक देखने के लिए, तो वो अभी भी 1 महीना में तो उतना पॉसिबल नहीं है करना, बट कुछ कुछ पोर्शन जो इंपॉर्टेंट बताए वो जरूर देख सकते हैं। साथ ही आप अब कुछ नया पढ़ने की कोशिश ना करें, जो अभी इस बार देने वाले एग्जाम वो अब पूरी तरीके से उस चीज को छोड़ दें, जो भी पोर्शन आपका छूट चुका है उसको छोड़ दें। और साथ ही जो आपने नोट्स बनाया बस उसका रिवीजन करें। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम। साथ ही आप कोशिश करें कि ऑब्जेक्टिव्स बनाएं, या तो आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक है तो उससे बनाएं, या फिर आप क्या आप टेस्ट सीरीज जितना से जितना कोशिश करें वो लगाएं। टेस्ट सीरीज से क्या होता है कि आपको एक एग्जाम का जो पैटर्न होता है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। साथ ही आपको उस टाइम लिमिट वो क्वेश्चन करना रहता है। और साथ ही में आपके लगभग हर एक टेस्ट सीरीज में कम से कम 100 150 स्टूडेंट बैठते भी हैं। तो वो आपको एक ओवरऑल पता चल जाता है कि आपका पोजीशन क्या है और आप किस तरह से उसको हैंडल कर सकते हैं। तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप जेआरएफ का एग्जाम पहली बार दे रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपने इस तरह का एग्जाम बहुत दे चुका है और सारे इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस देख चुके हैं। साथ ही हमारे चैनल पे भी हमने पिछले कुछ दिनों पहले इससे रिलेटेड जो टेस्ट सीरीज था वो लाया था, तो उससे भी जिन्होंने ज्वाइन किया होगा और जिन्होंने दिया होगा उनको थोड़ा वो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव और थोड़ा अच्छा लगा होगा कि हाँ किस तरह से एग्जाम होने वाले हैं इस बार जेआरएफ में। और मैं बात करूं कि और क्या करना चाहिए लास्ट समय में, तो मैंने जैसे आपको बता दिया है कि आप कुछ नया नहीं पढ़ना है, जितना हो सके उतना रिवीजन करें। और ज्यादा पैनिक ना हो कि नहीं मुझे नहीं ये चीज नहीं आता है, मैं कैसे उस चीज को बनाऊंगा, उस चीज का टेंशन आप ना लें। बस अंदर में थोड़ा कॉन्फिडेंस रखे कि हाँ मैं जो पढ़ रहा हूँ उससे मेरा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, और उस पोर्शन से अगर क्वेश्चन आए तो वो मैं गलत नहीं करूंगा। बस इतना ही आपको कॉन्फिडेंस रखना है। और क्वेश्चंस ऐसे भी नहीं कि बहुत ही हार्ड आ जाते हैं या फिर बहुत ही ऐसे रहते हैं कि बहुत ही टफ है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने किसी भी टॉपिक को अच्छा से पढ़ा है तो उससे आपका जो क्वेश्चन है वो जरूर बनेंगे। तो रौनक, एक और लास्ट में हम ये पूछना चाहेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, कितना छोड़ना चाहिए, किस मतलब उसमें क्या रखना चाहिए। तो आप इसमें क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए स्टूडेंट्स को। देखिए अगले बार जो हुआ उसी हिसाब से इस बार भी आएगा, तो 120 क्वेश्चंस का तुम आपका एग्जाम होगा। और हर एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स होता है और नेगेटिव -1 मार्क्स रहती है। तो आप सभी को पता है, जो भी जेआरएफ का तैयारी करते हैं उन्हें ये पता है कि प्लांट साइंस जो है वो थोड़ा टफ है एग्जाम निकालना जेआरएफ, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं और बहुत ही लोग इसको परस्यू भी करते हैं। क्योंकि उनका 12th में बायोलॉजी रहता है, वो कहीं ना कहीं 1 साल मेडिकल का प्रिपरेशन, 2 साल मेडिकल का प्रिपरेशन लगा चुके रहते हैं। तो उनको ये जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा जाना पहचाना भी लगता है। तो मैक्सिमम लोग इसको लेते हैं अपना जेआरएफ के लिए। तो ये थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है इसमें कंपटीशन। तो इसमें कोशिश ये करें कि आप कम से कम 80 क्वेश्चन से अबव
80 क्वेश्चंस आपका मिनिमम है कि 80 क्वेश्चंस आपका होने ही चाहिए। और वो भी नहीं कि आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोशिश ये रहना चाहिए कि 80 क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं वो सही हो आपका, कि उसमें आपका नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चंस के हिसाब से देखें तो आप 110 तक आराम से उसको ये कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे कि हाँ ये मुझे आता है, बट वो थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट कहीं पे कमजोर रहेगा तो वो क्वेश्चन आपका नेगेटिव ले डूबेगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि 100 से लेके 110 क्वेश्चन तक आप करें, जरूर अटेम्प्ट करें। ताकि जो नेगेटिव का आपका जो पार्ट है कि हाँ मेरा इतना नेगेटिव 5% 10% आप नेगेटिव लेके चले कि मेरा एग्जाम में होने ही वाला है, तो वो आपका 80 क्वेश्चन से अब आपका पॉजिटिव रहेगा। तो लगभग आपका मार्क्स जो है 320 या 330 के आसपास रहेगा। तो उससे कि आपको इस सब्जेक्ट में आपको सीट जरूर मिल जाएगी, जेआरएफ या नॉन जेआरएफ कहीं भी आपको, ऑल ओवर इंडिया में। तो और जेआरएफ का बात करें कि आपको जेआरएफ का सीट चाहिए, तो जेआरएफ टोटल होते हैं 100 इस सब्जेक्ट में। तो हाँ, उसके लिए आपको रैंक 100 के अंडर लाना ही पड़ेगा, आप वो कैसे भी करके। तो उसके लिए आप कोशिश करिए कि आप 360 से अब आपका मार्क्स रहना चाहिए। पिछले बार भी देखा जाए तो पिछले बार भी 356 में जो रैंक थी वो 80 के आसपास रैंक थी। तो कोशिश करें कि आप 350 के अप्रोक्स मार्क्स ले आए, उतना काफी होता है जेआरएफ के लिए। रिजल्ट आने के बाद कौन सा सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए, क्या बेसिस होना चाहिए? तो बेसिकली अगर आपने इस एग्जाम को क्रैक कर लिया या फिर आपका अच्छा रैंक आ गया है, जैसे 300 या 350 या फिर उससे भी ज़्यादा, मैक्सिमम आप मिनिमम आप देखिए तो रैंक आपका कम से कम 300 350 के आसपास रहना चाहिए, ताकि आपको सीट इसमें मिल जाए, प्लांट ब्रीडिंग पीवीजी में या प्लांट साइंस में। क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं तो सीट भी थोड़ा इसमें ज़्यादा है। आपका लगभग ब्रीडिंग का जो सीट है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स का, वो 180 के अप्रोक्स था पिछले बार। और प्लांट पैथोलॉजी के 100 के अप्रोक्स था। वैसे ही फिर आपका सीट टेक का कुछ सीट थे, फिर माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड सीट था। तो ये टोटल 4 आपका जो है डिवीजन बाद में हो जाता है कि आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और प्रायोरिटी देखा जाए तो वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि उसने किस पोर्शन को ज़्यादा अच्छे से तैयारी किया है अपना समय में, जब आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो उस समय, या फिर आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा है कि हाँ मुझे पैथोलॉजी ही पढ़ना है, मुझे आगे चल के पैथोलॉजिस्ट ही बनना है। तो इसलिए जिसको पैथोलॉजिस्ट पसंद है वो पैथोलॉजी ही लेते हैं। या फिर जिनको है कि नहीं मुझे सीट टेक में कुछ अच्छा करना है तो सीट टेक वो लेते हैं। या फिर जिनका है कि नहीं मुझे प्लांट ब्रीडिंग ही लेना है तो वो प्लांट ब्रीडिंग लेते हैं। बेसिकली देखा जाए तो जो तैयारी करते हैं वो कोशिश करते हैं कि मुझे प्लांट ब्रीडिंग ही मिल जाए। क्योंकि ये पोर्शन थोड़ा आपने इतना पढ़ाई किया है, जेनेटिक्स पढ़ा है, ब्रीडिंग पढ़ा है, और एग्जाम में भी है कि आपका क्वेश्चन इससे ज़्यादा रहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे पहले प्लांट ब्रीडिंग ही लेते हैं, देन फिर पैथोलॉजी, देन फिर सीट टेक, देन फिर माइक्रोबायोलॉजी। तो ये पूरा एक सीक्वेंस रहता है कि हाँ बच्चों का क्या इंटरेस्ट रहता है या फिर मेरा क्या इंटरेस्ट था। तो मैंने भी पहले, सबसे पहले यही सोचा था कि मैं जब ब्रीडिंग का इतना अच्छा तैयारी कर रहा हूँ या फिर मैंने इतना अच्छा पढ़ा है तो मैं ब्रीडिंग ही लूंगा, क्योंकि ये इसमें फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। ऐसा नो डाउट कि बाकी में नहीं है, बाकी में भी बहुत अच्छा है, बट ये थोड़ा होता है कि आपको रिसर्च से रिलेटेड फील्ड हो जाता है। आपको रिसर्च में अगर इंटरेस्ट हो तो आप इस फील्ड में आराम से जा सकते हैं। तो रौनक ने बहुत अच्छे से सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया और उन्होंने बताया कि अब एस्पिरेंट्स को क्या अप्रोच रखना चाहिए, अभी जो एग्जाम दे रहे हैं उनको क्या रखना चाहिए, और जो आने वाले साल में देने वाले उनको क्या रखना चाहिए। तो थैंक यू रौनक टाइम देने के लिए। और हम एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि हमारा एग्रीविज़ार्ड प्रिपरेशंस का टेस्ट सीरीज भी चल रहा है सारे सब्जेक्ट्स के। तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड है। तो उसके लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें मिनिमल चार्ज के साथ आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।